ईरान में मैं इसलिए इस बात को उठा रहा हूँ प्रोफेसर आफ्ताब, ये जो सारा मामला है ईरान में आज से नहीं, ईरान में बहुत दिनों से ये सब खींचतान चल रही थी। खamenei को एक तरह से रिलीफ मिला था जब उनके ऊपर अमेरिका ने हमला किया था, तो उस समय खamenei साहब ने जिस तरह से उनका प्रतिरोध किया, उनकी दुनिया में वाहवाही हुई थी और खास करके मतलब एक इस्लामिक वर्ल्ड में उन्होंने उस लीडरशिप रोल में आए थे, लेकिन वो अपने घर को अभी ठीक से सहेज नहीं पाए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ईरान में इंटरनली बहुत से सी दिक्कतें हैं, लोगों में बहुत ही असंतोष है, सड़क पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसी तरह से वहाँ के जो कोई भी दमनकारी सरकार होती, कोई भी वो उसको डील कर रहा है। लोगों का प्रोटेस्ट के दौरान जान गई है। सरकार का कहना है कि करीब 100 से ऊपर सिक्योरिटी पर्सनल को भी प्रोटेस्टर्स ने मारा है। इस तरह का दोनों तरफ से क्लेम और काउंटर क्लेम है, पर इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ईरान के इंटरनल हालात अच्छे नहीं है। लेकिन इन सबके बीच में पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का ठेका जिस देश ने लिया हुआ है, भले ही अपने यहाँ के ह्यूमन राइट्स को वो ना देखे, उनका एक महिला को दिन दहाड़े आईसीई के अधिकारी गोली मार के हत्या कर देते हैं, उस पर उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन ईरान में वो बार बार अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान में आके इंटरफियर करेंगे और ईरान में हमला करेंगे, इत्यादि इत्यादि। ये सारा मामला प्रोफेसर पाशा ये है क्या, बहुत ब्रीफली अगर मेरे दर्शकों को समझाएंगे, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं फिर कुछ और प्रश्न है, लेकिन ब्रीफली एक बार अगर आप मेरे दर्शकों को बता दें कि ये एक बहाना ढूंढ रहा है अमेरिका, या ईरान के जो हालात हैं वो बिल्कुल खराब हो रहे हैं और उसको जल्द से जल्द ठीक होना आवश्यक है। लेकिन क्या इसको हम केवल ईरान का अंदरूनी मामला कह के इस पे मतलब दुनिया चुप बैठ सकती है, या अमेरिका जितना प्रोएक्टिव होके कह रहा है कि हम हमला कर देंगे? दोनों में कहां पे लाइन ड्रॉ करनी है, ये जरा बताइए प्रोफेसर पाठक। जी, धन्यवाद आनंद जी। मैं 3 पॉइंट्स अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो जैसा कि आपने सही फरमाया, डोमेस्टिक में 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ये रेजिम के काफी मिनिस्टर्स जो है इनकॉम्पिटेंट दिखलाई देते हैं। जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं इकोनॉमिक इश्यूज को लेके, जो डिवैल्यूएशन ऑफ रियाल हुआ, तो वो धीरे धीरे कर सकते थे। और जो डॉलर की किल्लत हुई है, उनको पता था कि ये करने से प्रोटेस्ट होंगे, खास तौर पे बाजारी लोग जो तेहरान और दूसरे मंडियों में काफी उनका दबदबा है, उनको भारी नुकसान हो रहा है और होगा इस रियाल के ये वैल्यू गिरने से। तो ये मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्ट्री अच्छी तरह से इवैल्यूएट नहीं करे और शायद इसमें कमी है प्रेसिडेंट पेशकियान की, तो ये है। दूसरी तरफ इससे जो है कीमतें बढ़ गई हैं और डॉलर की किल्लत तो थी ही पहले, लेकिन और पेचीदगी हो गई है। और जो मुश्किलात हैं इंपोर्ट करने में दवाइयों की और दूसरे, उससे भी काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और इसी से जुड़ा हुआ मामला जो मैं अभी तक देख पाया हूँ, वहाँ जो स्लोगन्स हो रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये आयतुल्ला और मुल्ला इस्लामिक रिपब्लिक के इनकॉम्पिटेंट ही नहीं, इनको हटाना ही नहीं, लेकिन ये अपने ईरान के रिसोर्सेज जो है हिजबुल्लाह, हूती और सीरिया और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स और दुनिया में वेनेजुएला वगैरह की ग्लोबल एक्टिविटीज के लिए भी वेस्ट कर रहे हैं, जो कि हमें इसकी सख्त जरूरत है। तो ये डोमेस्टिक सिचुएशन काफी एक्सप्लोसिव हो गया है और खास तौर पे ये सोशल नेटवर्क बैन करना, इंटरनेट बैन करना और स्टारलिंक जो कि बहुत मुश्किल है जैम करना, तो इनके पास इतने सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है कि स्टारलिंक को भी जो है न्यूट्रलाइज कर दिए। तो हमको पता है कि आजकल के नौजवान वहाँ जिनकी तादाद ज्यादा है, 60-65% से ज्यादा, वो काफी मुतासिर हुए हैं
व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंटरनेट, फेसबुक वगैरह सब ये बहुत एक्टिव है वहाँ सोशल मीडिया यंगस्टर्स के बीच में। तो उसको बैन करना मेरे ख्याल से वो ठीक कदम नहीं था, उसमें भी काफ़ी नाराज़गी, हालाँकि ये रेजिम मोबिलाइज़ेशन जो एंटी रेजिम फोर्सेस थे, उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ये बैन किया है। और रीजनल फैक्टर जो है इसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे यूएई और इज़राइल और दूसरे देश भी इसमें शामिल हैं, जो कि कोई नई बात नहीं है। क्योंकि यूएई का वो 3 आइलैंड्स का मसला लगातार उठा रहे हैं कि ईरान कब्ज़ा कर लिया है 71 में जब बरतानिया विथड्रॉ करे। तो इज़राइल आपको जानते हैं कि वो ईरान के खिलाफ पिछले जून में भी बहुत बड़े पैमाने पे मोबिलाइज़ किया था और नेतन्याहू यहाँ तक कहे थे कि लोगों को बगावत करना चाहिए खामेनी की हुकूमत के खिलाफ। तो रीजनल एक्टर्स भी बहुत एक्टिव हैं और ग्लोबली जो है अमेरिका इस मामले को लेके, ह्यूमन राइट्स को लेके और वहाँ प्रोटेस्ट को लेके, डेमोन्स्ट्रेशन को लेके समझता है कि इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट जो उनका स्लोगन होता है पूरी दुनिया में ढोल बजाने का कि यही डिफेंडर हैं। हालाँकि खुद रूल्स बेस्ड ऑर्डर को अंडरमाइन कर रहे हैं, चाहे वो गाज़ा में हो या यूक्रेन में हो या वेनेजुएला में हो या दूसरे जगह। तो ये नेतन्याहू और जेफरी एस्टेन फाइल्स और ज़ायनिस्ट लॉबी के अंडर आके वो धमकी दे रहे हैं और मिलिट्री कुव्वत खाड़ी में और यूरोप में और आसपास के ईरान के इलाके में भी ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं ताकि ईरान को डरा धमका सके और हो सके तो मौका मिले तो हमला भी कर सके। लेकिन मेरा जी मानना ये है कि 1 मिनट मुझे दीजिए। जी जी जी, प्लीज 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 मेरा कंप्लीट मानना करिए। ये जी, मेरा मानना ये है कि हालाँकि वहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, बदतर होते जा रहे हैं, खराब से बदतर। लेकिन अभी भी ये जो है ये जेन ज़ी जनरेशन को छोड़ के जो 79 इस्लामिक हुकूमत के बाद से जो एलिट्स और टॉप पीपल हैं वहाँ, जो कि 20-25-30% के करीब हैं, तो वो स्टेक्स उनके बहुत ज़्यादा हैं इस इस्लामिक रेजिम में और वो पूरे रेजिम की बागडोर सँभालते हैं, चाहे वो रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो या जो सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस वगैरह-वगैरह, सब उनके कंट्रोल में है और मुझे नहीं लगता कि वो कमज़ोर हुए हैं और सपोर्ट जो है कम से कम 50% तक अभी भी इस रेजिम को है। और अगर ये अच्छी तरह से मैनेज कर सके, मैं ये नहीं समझता कि उनके पास कुछ खास किल्लत हुई है डॉलर्स की, क्योंकि ट्रेड उनका लीगल और इलीगल चाइना से, रशिया से, पूरी दुनिया से हो रहा है और काफ़ी मात्रा में उनके पास है। लेकिन जितना वो डिफेंस में और उनके रेसिस्टेंस फोर्स को जो दे रहे हैं, उससे लोग नाराज़ हैं कि ये जो मंथली देते हैं उनको अकाउंट में हर एक ईरानी को जो लोअर मिडिल क्लास हैं और सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स वगैरह, मीट, ऑयल वगैरह सब जो देते हैं, उसको बढ़ाने की डिमांड भी की जा रही है। क्योंकि जो लिमिटेड मिकदार में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो कहीं न कहीं लोगों को सैटिस्फाई नहीं कर चुका है अभी तक और उसमें ज़्यादा खामेनी ने खुद अर्ज़ किया है कि इसको स्ट्रेंथन करना है और लोगों के प्रोटेस्ट जायज़ हैं और उनको हक है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे सड़कों पे आना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तोड़-फोड़ करें और जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को, उन्होंने वार्न किया है और अमेरिका को भी चेतावनी दी कि आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए और हमारे देश में हम देखभाली करेंगे बोल के। तो ये डोमेस्टिक, रीजनल, ग्लोबल फैक्टर्स कन्वर्ज हो रहे हैं एक ना एक तरीके से। जी।